दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे निश्चित समाकलन। ठीक है ना। निश्चित समाकलन कैसे होते हैं ये हम लोग सीखने वाले हैं। आप धैर्य रखिए, आराम से देखिए और वीडियो को देखते हुए सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि हमको डिफरेंट इंटीग्रेशन में करना क्या है। और लास्ट में हम आपको, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस कराते हुए लास्ट में आपको हम ये प्रॉपर्टी कराएंगे। क्या कराएंगे? ये प्रॉपर्टीज कराएंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए भाई तैयार हो जाइए ये डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, देखिए सब इसके प्रॉपर्टी लिख दिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि ये क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको एक थ्योरम, ये आपका एक थ्योरम है। इस थ्योरम को आपको ध्यान रखना है। ये थ्योरम कहता है कि अगर ए से बी में, देखिए अगर ए से बी में अगर एफ एक्स डी एक्स है तो इसका अगर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर इसका इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स होता है तो ए से बी यहाँ लिखते हैं लोअर लिमिट और यहाँ लिखते हैं अपर लिमिट। और यहाँ x की जगह पे एक बार अपर लिमिट रख देते हैं और घटा देते हैं लोअर लिमिट रख करके। यानी यहीं आपको थ्योरम को ध्यान रखना है। ये थ्योरम जो है ना, ये इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता है। तो चलिए भाई एक और तरीक़ा से हम समझ सकते हैं। देखिए निश्चित समाकलन का मतलब होता है कि इसका आंसर एकदम निश्चित आएगा, डेफिनिट आएगा। और डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। जैसे मान लीजिए ये आपका ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, इसे ग्राफ है और कह रहा है कि x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक इंटीग्रेशन करिए। इसका मतलब होता है कि a से b तक उसका एरिया कितना होता है, a से b तक उसका एरिया कितना होता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब वही होता है। ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम एक सवाल के रूप में करेंगे। लेकिन देख आप कहोगे सर ए क्या है बी क्या है, तो ए को बोलते हैं लोअर लिमिट और बी को बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो भाई इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे सवाल बहुत आते हैं। ठीक है ना, और कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं। लगे कि बहुत आसान सवाल है लेकिन कैलकुलेशन करना जाएगा थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को और सब कुछ सीख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सवाल लिखे हुए हैं कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 e के पावर x डी एक्स। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है और e के पावर x का इंटीग्रेशन है। देखिए इंटीग्रेशन के बहुत सारे मेथड आप इनडिफिनिट में पढ़े हुए हैं, उसी मेथड से इंटीग्रेशन करना रहता है। और ये जो थ्योरम है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये बाद ही काम है। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे e के पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो e के पावर x, नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट, ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट। अब फाइनली क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार x के जगह पे अपर लिमिट रखाएगा और माइनस एक बार x के जगह पे लोअर लिमिट रखाएगा। तो e के पावर 1 या हो गया e हो गया, i के पावर 0 1 हो गया, यानी इसका आंसर आपका e माइनस 1 हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है i इक्वल टू 0 से π/2 sin x dx। कैसे? देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको इंडिफिनिट पता है ना कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। और नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट, अपर और ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट। ठीक है ना। और फाइनली यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अपर लिमिट माइनस कॉस लोअर लिमिट। तो कॉस π/2 और माइनस कॉस 0, कॉस π/2 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, इसका आंसर हो गया। मैं इसका एक ग्राफ लेकर बताया हूँ कि देखिए इसका मतलब होता है कि ये 0 से π/2 तक ये साइन एक्स का एरिया कितना हो रहा है ये आपको बताना है। मतलब कि ग्राफ से ऐसे दिखेगा और मैथमेटिकली आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है ना। चलिए एक और सवाल है आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। देखिए ये तो फॉर्मूला ही होता है ना किसका, tan इनवर्स एक्स का। और लिमिट का क्या काम है, यहाँ नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट लिख करके और एक्स के जगह पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स कितना हो गया 0। और tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, आप ITF में पढ़े होंगे। और tan इनवर्स 0 का मान होता है 0, यानी आंसर क्या हो गया इसका π/4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि i इक्वल टू, ठीक है ना, i इक्वल टू 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है, ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये x³ 3 अब प्लस 3x क्या हो जाएगा, ये 3x² 2 प्लस ये 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट, ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट। और एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, अपर लिमिट यहाँ और लोअर लिमिट यहाँ। तो जहाँ जहाँ x से एक बार 1 रख दीजिए अपर लिमिट, तो 1³ 3 प्लस ये 3 × 1² 2 प्लस ये 1, ये अपर लिमिट काम हो गया। अब माइनस अब हो जाएगा लोअर लिमिट, जैसे 0³ 3 प्लस 3 × 0² 2 प्लस ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो हो जाएगा, आपको सॉल्व करिएगा तो 1/3
प्लस 3/2 आप +1 इसको सॉल्व कर दीजिए और ये हो जाएगा, तो ये तो सब जीरो हो गया। और 1/3 3/2 + 1 को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 6 और ये 3 दूना 6 तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 3 6 और 2 अब 3 आएगा, 3 3 का 9 हो गया आप प्लस ये 6 तो 9 2 11 6 17/6 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, हमने आपको बता रहे हैं ना कि कैसे ये सवाल डिफिनिट इंटीग्रेशन के बनते हैं। ठीक है ना, और देखिए जितने भी आप मतलब कि पढ़े हुए हैं इन आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में जितना पढ़े हैं आप उस सब का बस यहाँ पे लिमिट लग जाएगा ना तो वो डिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना, इंटीग्रेशन पहले जैसा ही होगा लेकिन यहाँ लिमिट का काम क्या कब है, जब सबसे लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कर दीजिए उसके बाद लिमिट का काम है। ठीक है ना, तो चलिए भाई ये आइलेट मेथड से बनेगा, आइलेट मेथड से बनेगा। ठीक है ना, जैसे ये इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे क्या सेकंड, तो ये एक्स को फर्स्ट माने ई के पावर एक्स को सेकेंड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे यानी एक्स को बाहर करेंगे, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स, यानी हो जाएगा ये एक्स ई के पावर एक्स माइनस 1 एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है ई के पावर एक्स। ठीक है ना, 0 से 1। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ई के पावर एक्स। अब देखिए अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक बार अपर लिमिट पुट कर दीजिए, तो 1 × ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 1 अब माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, तो एक बार 1 रख दीजिए सब जगह, तो ये 1 × ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 1 हो गया। अब माइनस एक बार लोअर लिमिट रख दीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है तो 0 × ई के पावर 0 माइनस ई के पावर 0 सॉल्व करेंगे तो ये ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 1 यानी ई माइनस ई हो गया। ये हो जाएगा ये 0 × ई के पावर 0 तो 0 अब माइनस 1 तब ई के पावर 0 1 होता है। ये हो जाएगा आपका ये 0 अब माइनस माइनस +1, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर हो गया आपका +1। ठीक है ना, चलिए भाई एक और सवाल छोटा सा सवाल कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी हम लोग चलेंगे, प्रॉपर्टी से सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई क्या करेंगे, ये आपका एक सवाल है कि 4 से 5 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो देखिए 1/x का इंटीग्रेशन पता है ना लॉग मॉड x होता है और ये लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 5, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे तो log 5 माइनस log 4 हो गया। और ये आपको पता है ना ये log m माइनस log n जो होता है ना वो क्या होता है, log m/n होता है, तो इसको बस आपको log 4/5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बात लिखे हुए हैं हम कि डिफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, ऐसे भी कहीं कॉन्सेप्ट आते हैं तो उसको भी सीख लीजिए। इसमें क्या होता है जैसे सवाल दिया रहेगा ना तो उसको हम लोग पुट करके बना सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब भी आप पुट करिएगा, ठीक है ना, 1 + x² को टी मानिएगा ना, तो पहले ये x का लिमिट था, अब तो जब टी में बदल रहे हैं तो लिमिट तो टी का रखना पड़ेगा ना, तो वही चीज़ आपको सीखना है। तो देखिए जब इसको टी मान लिए तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी करिएगा, तो देखिए 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 x² का 2x और ये dx/dt हो जाएगा और टी का 1, तो यहाँ dx का मान निकाल दीजिएगा तो क्या हो गया ये dt/2x हो गया। क्या हो गया ये dt/2x हो गया। अब रहा बात कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज होगा। देखिए तो फॉर लोअर लिमिट, क्योंकि जब ये टी में बदलेंगे सवाल को तो भाई लिमिट ये थोड़े रहेगा, लिमिट चेंज हो जाएगा, तो लिमिट निकाल लेते हैं। अब पहले x में लोअर लिमिट 0 था तो t में देखिए ये t का मान इतना है ना, यहाँ पे अगर x का मान लोअर लिमिट रखिएगा तो t का मान कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये 1 + 0 के स्क्वायर कितना हो गया आपका 1 हो गया, क्योंकि लोअर लिमिट x = 0 था पहले, तो अब t का मान निकालेंगे तो 1 + 0² कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फॉर अपर लिमिट निकालेंगे तो x का मान कितना है ये 2 है, तो x का मान 2 रखिएगा तो ये t बराबर कितना हो जाएगा, इसमें रखिएगा x के जगह पे, x के जगह कितना रखना है आपका 2, तो 1 + 2 के स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 आए 5 हो जाएगा। अब ये सवाल जो था आपका ये 2x/1 + x² को जब t मानिएगा 2x/t हो गया, आइए dx का मान dt/2x, ये वाला कट जाएगा। अब देखिए लिमिट जो था अब t का रखाएगा ना यहाँ पे, तो लोअर लिमिट आपका 1 निकला है, अपर लिमिट 5 निकला है, तो 1 to 5 और 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod t। अब ये log 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 5 माइनस log 1 यानी log 5/1 यानी log 5 हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से अब हम लोग को, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है, देखिए इस पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आते हैं, और अगर 7.11 की बात करें अगर एनसीईआरटी के, तो जितने भी सवाल हैं ना इसी प्रॉपर्टी पे आधारित होगा। तो ये देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि अगर a से b अगर f(x) dx रहता है ना,
तो ये क्या हो जाएगा, अगर लिमिट चेंज करेंगे, क्या करेंगे ये, अगर लिमिट चेंज करेंगे तो ये माइनस का साइन बाहर लग जाता है। जैसे बी से ए करेंगे एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपका पहले प्रॉपर्टी समझ में आया कि अगर लिमिट चेंज करेंगे, मतलब लिमिट को एक्सचेंज कर देंगे, ए से बी या बी से ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई, दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है ना, तो आप चाहते हैं कि हम क्या एक्स को पूरा पूरा टी में बदल दें। ठीक है, पूरा पूरा क्या बदल दें, टी में बदल दें। तो जो डेरिवेटिव जो है ना, सॉरी ये जो इंटीग्रेशन है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ए से बी एफ टी डी टी कर देंगे उसको। ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट इसका वेरिएबल को क्या चेंज कर सकते हैं, लिमिट बिना चेंज किए हुए। सपोज करिए, जैसे मान लीजिए आपका x का इंटीग्रेशन 1 से 2 में निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, x के जगह पे हम केवल t लिख देंगे ना, तो ये जाएगा 1 से लेकर 2 तक, तो आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका भी आपका जितना भी आंसर आएगा और दोनों का सेम आएगा। मतलब ये पहले x में, अरे दिख तो एक ही जैसा है ना, दिख रहा है एक ही जैसा, तो आंसर कैसे चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। जब हम टी मान लेंगे किसी फंक्शन का तब जाके चेंज करेगा, लेकिन ये लेट नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट बदल रहे हैं। जब डायरेक्ट बदलेंगे तो आपका वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ए से बी एफ टी डी टी। आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है ना। अगला जो प्रॉपर्टी है थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है कि ए से ए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अगर ए से ए की बात करें, एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, तो देखिए अभी तो आपको मैंने बताया कि आपको ये इसका मतलब होता है एरिया। अब एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया जब निकालेंगे हम लोग ए से लेकर के कहाँ तक, बी तक, लेकिन यहाँ लिमिट जो है ना सेम है, यानी ए और बी दोनों सेम है, तो एरिया आपका बनेगा ही नहीं, एकदम बिल्कुल जीरो इसका एरिया आएगा। तो ए से ए एफ एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। चौथा देखिए, 4 नंबर जो कॉन्सेप्ट है आपका चौथा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये बहुत मस्त है, इसको ध्यान रखना है आपको कि अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स है तो ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये आपका चौथा प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अब अगर आपको सामने एक सवाल आ गया मॉड एक्स, इससे सवाल मॉड एक्स वाले सवाल खूब बनते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया ये जी आपका -4 से +4 का इंटीग्रेशन आ गया आपका, ये कह दिया जाए तो देखिएगा आपको मॉड हटता है तो पता है ना कि एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है। तो -4 से 0 में ये हो जाएगा -x का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, और प्लस में क्या ये 0 से लेके 4 तक आपका +x का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। मतलब क्या हो गया, एक बार जो यहाँ पे c जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ पे सी चालू हो रहा है। मतलब अगर फाइनली हम इसको तोड़ेंगे तो ये ए से बी के बराबर ही आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर ए से बी, ठीक है ना, कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन है, तो ए से सी एफ एक्स डी एक्स और सी से बी एफ एक्स डी एक्स तोड़ सकते हैं, जहाँ सी ए और बी के बीच का वैल्यू है। जैसे यहाँ पे क्या है, 0 जो है ना -4 और 4 के बीच का है। ठीक है। अगला जो है देखिए, अगर पांचवा प्रॉपर्टी है कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये करने पर भी क्या होगा, वैल्यू सेम आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होगा। अगले दिन इस पे क्वेश्चन होगा तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अब यहाँ पे बस यही सीखना है आपको कि अगर x के जगह पे, ठीक है ना, x के जगह पे अगर a प्लस बी माइनस एक्स का अगर रख दिया जाए तो वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन में, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना। छठा इसी का रूप है, छठा ये है कि अगर a से b क्या है आपका, ए से चाहे 0 से ए एफ एक्स डी एक्स जो होगा ना, तो 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसका मतलब कि x को हम क्या कर रहे हैं, x को a माइनस एक्स करने पर डिफरेंट इंटीग्रेशन में कोई बदलाव नहीं होता है, अगर 0 से a लिमिट रहता है तब। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो x को अगर ए माइनस एक्स करने पर कोई बदलाव नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। सातवां जो प्रॉपर्टी है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस ये 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर 0 से ये दुगुना a के दुगुना है तो यहाँ हो जाएगा, ये दो पार्ट में टूट जाएगा। एक वो 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स जो है 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये आपको करना है, ध्यान रखना है।
अगला जो प्रॉपर्टी है उसी का रूप है ये सातवां, आपका ये छठा सातवां, ये आपका आठवां हो जाएगा, आपका ये नौवां हो जाएगा। तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसका दो वैल्यू होता है। देखिएगा अगर ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स कब हो जाएगा, जब एफ टू ए माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ जाए, आपका प्लस एफ एक्स आ जाए। तो देखिए एगो एफ एक्स और एगो एफ एक्स कितना होगा 2f(x), तो 2 बाहर हो गया और एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, ये थोड़ा सा आसान करने के लिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए f2a माइनस एक्स रखने पर ये माइनस एफ एक्स आ जाता है तो एफ एक्स में से एफ एक्स घट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला लास्ट प्रॉपर्टी है -a से a एफ एक्स डी एक्स जो होगा ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, देखिए 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स कब, जब एफ एक्स एक इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन का मतलब होता है कि -x रखने पर ये प्लस एफ एक्स आ जाए। जैसे मान लीजिए एक एफ एक्स बराबर क्या है x², तो इसमें हम -x रखेंगे ना, तो -x रखेंगे तो -x का स्क्वायर करने पर भी क्या हो जाएगा, आपका x² ही आ गया, ठीक है ना। यानी आपका +x² आ गया, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा नेगेटिव रखने पर बाद भी, तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका इवन फंक्शन कहते हैं। इवन फंक्शन में ये दुगुना हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑड फंक्शन हो गया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि f माइनस एक्स क्या हो जाएगा -f(x) हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका ये साइन के पावर अगर 7x का इंटीग्रेशन पूछ दिया जाए, ठीक है, तो आपको देखना है कि साइन ये माइनस आपका π/2 से लेके प्लस π/2 तक, तो ये जो होगा ना साइन -x करने पर आपको पता है कि ये -sin x हो जाता है। इसका मतलब sin x ऑड फंक्शन है, और जब साइन के ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ ये जो आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।